सो हाय गाइस, आदर्श हियर। सबसे पहले तो यार दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को जोसा की जो अभी न्यू बिजनेस गाइडलाइंस आई है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ध्यान रहे, आज के इस वीडियो में आप लोगों को चॉइस फिलिंग वगैरह वो नहीं बताई जाएगी। तो जैसा कि यार आप लोगों की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो गई, अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं कहां से देखूं कि मेरी रैंक पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो मेरी एप्लीकेशन JEE 360 को डाउनलोड कर लो। इसमें JEE मेंस और JEE एडवांस के दोनों के ही प्रिडिक्टर दे रखे हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरी रैंक पे मुझे कोई कॉलेज तो दिख ही नहीं रहा। देखो, कई बार क्या होता है कि आप वहां पे 2 लाख रैंक डालोगे या फिर 3 लाख रैंक डालोगे, तो उस रैंक पे अगर आप लोगों को कॉलेज मिलना होगा तो दिखेगा, अगर नहीं मिलना होगा तो वहां पे दिखेगा कैसे यार। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट हम लोग करते हैं डेट्स से, ठीक। उसके बाद जो 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर आप लोगों का JEE एडवांस का रिजल्ट वो निकलेगा। JEE एडवांस के रिजल्ट निकलने के बाद 16 अक्टूबर से आप लोग अपनी काउंसलिंग फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जोसा के लिए जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में भर सकते हैं। कई सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि जोसा की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, जनरली जिन बच्चों का JEE मेंस में या JEE एडवांस में रैंक होता है, मतलब जिनकी कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाती है, वो सारे बच्चे जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। लेकिन कई बार आप लोग ये देखते हैं कि जिन बच्चों का कट ऑफ नहीं भी क्लियर हुआ है, जिनकी 6 लाख 7 लाख या 8 लाख रैंक है, उनको भी कोई कॉलेज रखी होती है, तो उन बच्चों को वो कॉलेजेस कैसे मिलती है? या तो वो उनको CSAB काउंसलिंग में मिलती है, या फिर वो बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं वहां से बिलोंग करते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर वगैरह से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशल क्राइटेरिया होती है। डेट्स वाई आप लोग कई बार देखते होंगे कि कभी किसी बच्चों की फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रैंक है या 5 लाख रैंक है, या कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10 लाख रैंक पे भी उन बच्चों की सीट जो वो मिल जाती है, ठीक है। तो 16 तारीख से आप लोगों की काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी। आप लोग यहाँ पे अपना चॉइस वगैरह वो फिल वगैरह वो कर सकते हैं। उसके बाद 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर जो ये चीजें हैं, इनमें आप लोग का ना मॉक अलॉटमेंट होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे जोसा की काउंसलिंग में गलतियां कर देते हैं। इसीलिए पहले आप लोगों को मॉक काउंसलिंग टाइप का दिया जाता है, जिसमें आप लोग, और 27 अक्टूबर को आप लोगों को पहला राउंड का जो रिजल्ट है वो आएगा। इसके बाद फिर वो बाकी सारी डेट्स दी गई हैं आपके सामने, यहाँ पे दिख रही होगी, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अंतिम चीज ये बताना चाहूंगा कि इस बार भी जोसा की जो काउंसलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 6th राउंड तक ही होगी। पहले क्या होता था कि 7th राउंड तक होता था, उसके बाद आप लोगों की CSAB काउंसलिंग होती थी। बट इस साल 6 राउंड तक ही होगी। हालांकि 2020 में भी 6 राउंड ही हुई थी, इस साल भी 6 राउंड की ही काउंसलिंग आप लोगों की होने वाली है। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। कई सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अभी JEE मेंस और JEE एडवांस की परीक्षा खत्म करी होगी और अभी काउंसलिंग में वैसे बैठ भी रहे होंगे, लेकिन उनको पता है यार कि मेरा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है इसमें। और अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो अनअकैडमी पे एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि कल से, मतलब कि 13 अक्टूबर से वो बैच स्टार्ट होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ड्रॉपर्स बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, आप लोगों के लिए फिर ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं टेस्ट दूंगा, तो कॉम्बैट भी होती है आप लोगों के लिए। कॉम्बैट में जाके आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, जहां से आप लोगों को स्कॉलरशिप तो मिलेगी। और अगर आप मेरा कोड को यूज करते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट जो मिलेगा वो तो मिलता ही मिलता है। तो आप लोग मेरी कोड को जरूर से जरूर यूज करें। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये ड्रॉपर्स बैच को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहली बात ये कि जितने भी सारे टीचर्स अनअकैडमी में पढ़ाते हैं IIT JEE के लिए, उन सारे ही टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक टीचर से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 25 टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो 25 टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जिनसे आपका मन हो उनसे। दूसरी बात यह है कि आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, है ना। तीसरी बात यह है कि आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह जितनी भी चीजें होती है वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वहां पे आप दे सकते हो। ऑल इंडिया टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह। और परफॉर्मेंस का भी आप लोगों को हमेशा पता चलता रहेगा यार कि क्या मेरी परफॉर्मेंस है, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं, क्या मैं खराब कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें की जो काउंसलिंग होगी यार आप लोगों को, तो इन सारे कॉलेजेस में आप लोगों की एडमिशन वगैरह हो सकती है। जैसे कि IITs में एडमिशन हो सकती है, NITs में एडमिशन हो सकती है, IIEST शिवपुर या फिर IIEST में आपकी एडमिशन हो सकती है, IIITs में एडमिशन हो सकती है, और GFTIs में एडमिशन हो सकती है। कई बार क्या होता है कि आप लोगों को CFTI नाम की भी एक होती है, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, तो वहां पे भी आप लोगों को एडमिशन वगैरह मिलती है। बट जनरली यार वो कॉलेजेस उतने ज्यादा अच्छे होते नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप ध्यान रहे, इस बार की भी जो काउंसलिंग होगी वो टोटल काउंसलिंग आप लोगों के लिए ऑनलाइन होने वाली है। इसका मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी NIT या फिर किसी IIT में जाना पड़ता था, बट इस साल वो चीजें ऑनलाइन होगी। क्या समझ में आया? जब आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, जब आपको सीट मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को, सपोज अगर आप लोगों को NIT दुर्गापुर मिलता है या फिर NIT पटना मिलता है, सीट मिलने के बाद आप लोगों को फिर कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उससे पहले का सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो IITs आप लोगों के लिए होती है यार, IIT जो होती है, IIT में आप लोगों के लिए होम स्टेट कोटा नहीं होता है। जो NITs होती है उसमें होम स्टेट कोटा भी होता है और अदर स्टेट कोटा भी होता है। जो GFTIs होती है उसमें भी होम स्टेट कोटा
होता है और अदर स्टेट कोटा होता है। और जनरली जितने भी सारे आपके ट्रिपल IITs होते हैं वहां पे होम स्टेट कोटा नहीं होता 90। अब यहाँ पे ये बताया गया है यार कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए होम स्टेट कौन सा होगा, लक्षद्वीप के लिए NIT गोवा है हमारी होम स्टेट, दमन एंड दीव के लिए NIT गोवा है, उसी तरीके से लद्दाख के लिए जो दिया गया है वो है हमारा NIT श्रीनगर, और चंडीगढ़ के जो बच्चे होंगे उनके लिए NIT दिल्ली जो होगी वो वहां पे होम स्टेट से अप्लाई वगैरह वो कर सकते हैं। होम स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस जगह से आपने क्लास 12th की परीक्षा दी है वो आपके लिए होम स्टेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप रहने वाले हैं बिहार में किसी जगह पटना के रहने वाले हैं, आपने क्लास 12 की परीक्षा दिल्ली से जाके दी है, मतलब दिल्ली में आपका स्कूलिंग हुआ है, वहां से अपने क्लास 12 की परीक्षा दी है, तो वो आपका होम स्टेट कोटा वो बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं यार सुपर न्यूमररी सीट्स के बारे में। जनरली जैसे कि अगर आप आज से 2 या 4 साल पहले की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पहले तो फीमेल न्यूमररी सीट्स होती ही नहीं थी। उसके बाद फीमेल न्यूमररी सीट्स को इसलिए लाया गया, यहाँ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फीमेल न्यूमररी सीट्स का, इस चीज को इसलिए लाया गया क्योंकि IITs या NITs वगैरह में देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट्स जो थी उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा लो थी। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए फीमेल न्यूमररी सीट्स लाया गया। ध्यान रहे कि फीमेल न्यूमररी सीट्स के बारे में मैं जब भी कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस साल जो नंबर ऑफ सीट्स 20% कर दी गई है गर्ल कैंडिडेट के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 20% सीट्स अगर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हो गई है तो नंबर ऑफ सीट्स फॉर बॉयज कैंडिडेट कम हो गया है। बॉयज कैंडिडेट जो भी होने वाले हैं उनकी सीट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो गर्ल्स के लिए है उसको 20% कर दिया गया, मतलब 20% लड़कियां होनी चाहिए फॉर एग्जांपल IIT में, वो चाहते हैं इस चीज को। बात समझ आई? तो दैट इज कॉल्ड फीमेल न्यूमररी सीट्स। पहले शायद बहुत पहले ये 14% था, 16%, 18%, और इस साल इतना ज्यादा बढ़ा के इसे 20% कर दिया गया है। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए और कभी भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर IIT पटना में किसी लड़के को 13,000 रैंक पे सीट क्लोज हो जाती है, अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आपको शायद वो 18,000 या फिर 20,000 पे भी वो सीट मिल सकती है। बात समझ आई? इंपॉर्टेंट है। एक और बात, इफ ए कैंडिडेट इज एलोकेटेड सीट, आप लोगों को अगर सीट मिल जाती है तो ऑनलाइन ही आप लोगों को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो अपलोड करना पड़ेगा। अब कौन कौन से भैया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को कुछ देर में बताने वाला हूं अभी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि आप लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो फिर वहां पे आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को सीट अलॉट हो या फिर आप लोगों को सीट अलॉट नहीं हो। तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है, इन दैट केस आप लोगों को उस सीट को करना पड़ेगा एक्सेप्ट, और सीट एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को करना पड़ेगा पैसा पेमेंट। अच्छा, जैसे कि आप लोग सीट एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने पड़ते हैं जोसा के पोर्टल पे। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को लिस्ट अभी बताने वाला हूं। अच्छा, अब जैसे कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो आप लोगों को वहां पे पैसे भी पेमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात यह कि जो भी बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट करेंगे उनको 2,000 रुपीज 2,000 रुपीज ये तो पेमेंट करना ही पड़ता है। तो 2,000 रुपीज आप लोग पेमेंट कीजिएगा, जोसा में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को सीट मिलेगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को सीट मिल जाती है, इन दैट केस सीट को एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। और सीट अगर आप लोगों को मिल जाती है, इन दैट केस फॉर जनरल स्टूडेंट 35,000 रुपीज आप लोगों को पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST जनरल, PWD जनरल, EWS OBC NCL वगैरह जो भी है तो 15,000 रुपए आप लोगों को वो पे करना पड़ेगा। ध्यान रहे यहां पे जो आप लोगों को पैसे पेमेंट करने पड़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसे खत्म हो जाएंगे, ये पैसे आप लोगों के कॉलेज की फीस के साथ वो मेंटेन कर दी जाएगी। एप्लीकेशन कब कराना पड़ेगा? इफ ए कैंडिडेट, अगर आप लोग NIT प्लस सिस्टम को चूज करते हो, फॉर एग्जांपल सबसे पहले राउंड में आपको NIT मिलती है, ठीक है, तो आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, फिर आप लोगों को IIT मिल जाती है, तो अगेन आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी चीजें हो रही है ये सारी चीजें आप लोगों के लिए ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। अच्छा, यहां पे बताया गया कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PWD कैंडिडेट्स, मतलब ये कि अगर आप PWD कैंडिडेट्स होंगे ना तो जब से आप लोगों के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब से ही आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन जाके किसी IIT या फिर किसी NIT को चूज करके वहां पे कराना पड़ेगा कि हाँ भाई जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं वो मैं सत्य बोल रहा हूं और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि नहीं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि इस चीज का फायदा उठा ले। तो मिल जाती है यार, तो आप लोगों को 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन। फ्रीज का मतलब ये होता है जिस कॉलेज में आपको सीट मिल गई आप उसी कॉलेज में सीट लेना चाहते हैं। दूसरा होता है फ्लोट का ऑप्शन, ठीक है, और तीसरा होता है स्लाइड का ऑप्शन। स्लाइड का मतलब ये होता है कि उसी कॉलेज में सपोज आपको NIT दुर्गापुर मिली, वहां पे मैकेनिकल मिल गया, आप चाहते हैं कि NIT दुर्गापुर में मैकेनिकल मिला, उससे ऊपर की कोई ब्रांच मिल जाए लेकिन NIT दुर्गापुर में ही मिले, तो हम लोग यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने EWS OBC SC ST कुछ भी भर के रखा है और एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग पता चलता है कि आपने वो चीजें गलत भरी या फिर आप सर्टिफिकेट को नहीं ला पाते हो, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। फिर से आप लोग सेकेंड राउंड में बैठ सकते हो, लेकिन पहले तो आपने जनरल EWS भरा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आपने सर्टिफिकेट नहीं ला सका, तो सर्टिफिकेट नहीं ला सकेंगे तो आपकी वो सीट हो जाएगी जनरल। बात समझ आई? पहले आपने क्या भरा? जनरल EWS, सर्टिफिकेट आपने क्या किया? नहीं जमा कर पाए, तो आप लोगों की वो सीट हो जाएगी फिर जनरल। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे वही चीजें बताई गई है यार कि जब आप लोगों की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में जाके अपने आप को मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह को वेरीफाई करना पड़ेगा। और इन केस अगर आप वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की गलत पाई जाती है कॉलेज में जाने के बाद, तो फिर आप अगले साल से जेईई एडवांस या फिर जेईई मेंस वगैरह की जो एग्जामिनेशन है उसको देने के लिए एलिजिबल आप नहीं हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस की गई है, वो है आप लोगों का परफॉर्मेंस इन क्लास 12 की परीक्षा। अगर आप लोगों को आईआईटीज में एडमिशन चाहिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और कोई भी जो भी सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ पास होना आप लोगों के लिए नेसेसरी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वो एनआईटीज, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटीज और जीएफटीआईज के लिए भी दी गई है, क्राइटेरिया बताई गई है। इसमें अगर आपने क्लास 12 की परीक्षा पास करी है और जेईई मेंस का एग्जामिनेशन वगैरह अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया है तो आप लोग फिर काउंसलिंग वगैरह में बैठ सकते हैं। वही यहाँ पे बताई गई, इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं बताया गया। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, एनआईटीज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2019, 20 या 21 में अगर आपने परीक्षा दी है तभी जाके आप वहां पे मतलब एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज आप लोग एडमिशन वगैरह वो नहीं ले सकते। अब यहाँ पे वही डेट्स वगैरह बताई गई है, जिस डेट के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया था कि क्या डेट्स होने वाली है। अब यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, वो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी, कब, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले चीज जो पड़ेगी वो है आप लोगों का क्लास 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, जो भी कह सकते हैं। उन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपका रहेगा तो चलेगा। आधार कार्ड भी रहना चाहिए आप लोगों का डेफिनेटली, जिससे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ की जो वैलिडेशन है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट ये हो गई। दूसरा चीज ये है कि उसके बाद आप लोगों को क्लास 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब इससे क्या होता है ना, इससे ये पता चल जाता है कि आपने कौन से बोर्ड से परीक्षा दी है, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि जैसे कि उसमें स्कूल कोड वगैरह भी शायद लिखा रहता है सीबीएसई में, तो उससे आप लोगों को ये पता चल जाता है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। तो दो चीज यहां से वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद तीसरा चीज यहां पे दिया गया है वो सर्टिफिकेट फॉर्मेट। जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे सर्टिफिकेट फॉर्मेट आता है। उस सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे आप लोगों को आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह वो बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जिसमें भी हो। लेकिन जो भी बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस हैं या फिर ओबीसी एनसीएल है, उनकी सर्टिफिकेट अप्रैल के बाद वाली होनी चाहिए। अगर आपकी 1 साल पहले की है तो आप नया बनवा ले, नहीं तो फिर आपकी वो सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिस फॉर्मेट में यहां बनाया गया है उसी फॉर्मेट में बनाइएगा। दूसरी बात ये, सर्टिफिकेट जो आपका बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक बनता है आपका स्टेट वाला, एक बनता है आपका नेशनल वाला। ठीक है, दो तरीके का बनता है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग नेशनल वाला बनाइएगा, स्टेट वाला नहीं। जैसे कि कुछ कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जैसे कि उनका स्टेट में आप ओबीसी होंगे लेकिन सेंट्रल में आप जनरल होंगे, तो आपकी ऑफिशियली जो आप काउंट होगा वो होगा आपका जनरल कैटेगरी। बात समझ आई? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को जनरल लिस्ट जो बनती है उस जनरल लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को सर्टिफिकेट्स को बनाना है। बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन, अगर आप पीडब्ल्यूडी वगैरह हैं तो आप लोगों को उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। बैंक अकाउंट, जरूरी नहीं कि आपका बैंक अकाउंट हो, जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, आपके पापा, आपके भाई बहन, जिससे भी, उसकी या तो फिर आप बैंक की चेक जो होती है, कैंसल्ड चेक, वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, या फिर पासबुक और बैंक डिटेल्स वगैरह वो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा कि इन केस सपोज अगर आपको पैसा रिफंड लेना है या फिर सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा ना कि इस बंदे ने इतना पैसा पेमेंट किया है, कॉलेज में इसे इतना ही पेमेंट करना है, तो वो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल सर्टिफिकेट 2021 की अगर आप जोसा की वेबसाइट देखेंगे तो वहां पे कॉर्नर पे आप लोगों को सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी दिखेगा। सर्टिफिकेट फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो वहां पे सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह दिख जाएंगे। उस हिसाब से आप लोग अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह बना ले। सर्टिफिकेट सबके लिए बनाना पड़ता है, जिससे आप लोगों को ये प्रूफ करना पड़ता है कि ठीक है भाई, मैं एलिजिबल हूं एनआईटी या फिर आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। आईआईटीज के लिए और एनआईटीज के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बनता है, ध्यान रहे इस बात का। और एडमिट कार्ड तो जेईई मेंस का चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आईआईटीज के लिए भी सेम चीज लिखी गई है, कुछ ज्यादा डिफरेंट रही है। तो डॉक्यूमेंट्स तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि किन किन चीजों की डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आप लोगों को जरूरत वो पड़ेगी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लोगों को बनाना होगा, अगले 10 दिन के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को बना ले, मेरे हिसाब से वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप लोगों को जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाओगे, इन दैट केस आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपका सीट ही कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को इसलिए सेफ रहना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की तैयारी वो कर लेनी है अगले 10 से 12 दिन के अंदर में। बात समझ आई? तो ये थी यार कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिनकी जरूरत आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में पड़ने वाली है। तो मैंने यार जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने कोशिश की कि वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं। अब जैसे कि यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, टू बी इशूड बाय रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसको बोलते हैं डॉक्टर कह सकते हैं। तो वहां से जाके आप लोग ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह वो बना सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मेट पूरा दिया गया है किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। इसके बाद जो बच्चे सीट विड्रॉल चाहते हैं जोसा से, मतलब चाहते हैं कि उसको सीट वगैरह ना मिले,
तो वो ये वाला जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इस सर्टिफिकेट फॉर्मेट पे आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह वो बनानी पड़ेगी। इसके अलावा भी जैसे कि आप जब जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यार, तो वहां पे आप लोगों को बोला ना मैंने, सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट आ जाएगा। ये आपकी जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट, जब आप जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स का, जिसको अभी तक अपलोड किया नहीं गया है। वो सर्टिफिकेट ऑप्शन जब भी आएगा तो आप लोग वहां से उसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स में अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह को आप बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ध्यान रहे यार कि चैनल को सब्सक्राइब इसलिए जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी से काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे आने वाली है। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए पर्सनल मेंटरिंग सेशन भी सोच रहा हूं कर लूं कहीं पे भी, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब पे, जहां पे आप लोगों का आंसर्स वगैरह को मैं दे सकूं। अगर आप चाहते हैं वो चीज तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।